ये छात्रा अपनी सहेलियों की ओर देखते हुए सुन्न पड़ गई। उसकी सहेलियों ने भी एक खाली भाव दिखाया। आह, मुझे नहीं पता, ऐसा लगता है कि हमने कभी वरिष्ठ भाई का नाम सुना ही नहीं है। लावण्या राठौर तीसरी बार अवाक रह गई। बस बहुत हो गया, नाम तक न जानना भी इन महिलाओं को प्यार में इस कदर पागल बना सकता है। आखिर इस आदमी में कितना आकर्षण था, लेकिन चाहे वह कितना भी सुंदर या शैतानी क्यों न हो, इससे उसे कोई लेना देना नहीं था। लावण्या राठौर ने सामने खड़ी छात्राओं के कंधों को भावहीन होकर थपथपाया। माफ़ कीजिए, मैं साधना करने के लिए अपने प्रांगण में वापस लौटना चाहती हूँ। मैं आप सभी को यहाँ भीड़ लगाने पर थोड़ा कष्ट देना चाहूंगी। कृपया उस तरफ जाने की कोशिश करें और मेरे आवास का प्रवेश द्वार अवरुद्ध न करें। छात्रा ने उसे खाली नजरों से देखा। तुम बस ऐसे ही जा रही हो? क्या तुम नहीं देखना चाहती कि वरिष्ठ भाई कैसे दिखते हैं? छात्राएं दरवाज़ा ढूंढकर अंदर नहीं जा पा रही थीं, इसलिए वे सोच रही थीं कि चूंकि लावण्या राठौर इस वरिष्ठ भाई की पड़ोसी है, तो शायद वे उसे अपने नए पड़ोसी से मिलने के लिए एक बहाने के रूप में इस्तेमाल कर सकें और पुरुष देवता की एक झलक पा सकें। लेकिन परिणाम ये हुआ कि उसे बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। हालांकि लावण्या राठौर उनकी सोच को पहले ही भांप चुकी थी। उसे इस तरह के बेतुके काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि उसके पास करने के लिए बहुत सारे अन्य महत्वपूर्ण काम थे। उसने भीड़ को किनारे धकेला और सीधे अपने प्रांगण में चली गई। लावण्या राठौर को यह नहीं पता था कि दूसरे प्रांगण में कोई खिड़की के पीछे छिपा हुआ था, जो चुपचाप उसकी प्यारी और सुंदर आकृति को देख रहा था। उस एक पल के लिए रुद्र प्रताप को लगा था कि लावण्या राठौर उसके दरवाजे पर दस्तक देने आएगी। कौन जानता था कि वह बस ऐसे ही चली जाएगी। इस समय रुद्र प्रताप को समझ नहीं आ रहा था कि उसे निराश होना चाहिए या खुश। लावण्या राठौर ने पूरी दोपहर अपने कमरे में अकेले साधना की और शाम को जड़ी बूटी वाले बगीचे के निदेशक ने व्यक्तिगत रूप से उसे छठे और सातवें स्तर की औषधीय जड़ी बूटियां भेजीं। लावण्या राठौर ने अपनी सूची से मिलान किया और महसूस किया कि आवश्यक जड़ी बूटियों को इकट्ठा करने का ये दौर बेहद आसान था और इतनी आसानी से पूरा हो गया था। किसी भी अप्रत्याशित परिस्थिति को होने से रोकने के लिए उसने तुरंत तय किया कि आज रात वह अपना औषधीय स्नान शुरू करेगी, ताकि प्रगति के लिए अधिक समय मिल सके। वह सेलेस्टियल लाइट एकेडमी (आई.आई.) में ज़्यादा लोगों को नहीं जानती थी और किसी के लिए आकर उसे ढूंढना संभव नहीं था। लेकिन सुरक्षा की खातिर उसने अपने प्रांगण के चारों ओर एक व्यू स्थापित किया। इसके बाद उसने स्काई फीनिक्स रिंग (आई.आई.) से एक बड़ा स्नान टब निकाला और उसमें औषधीय जड़ी बूटियां बिछाईं, इससे पहले कि वह आग जलाने के लिए लिटिल फीनिक्स (आई.आई.) को लाए। ट्रू फीनिक्स फायर (आई.आई.) भयंकर रूप से जल उठी और उस बेहद चमकदार आग की रोशनी ने पूरे कमरे को रोशन कर दिया, जिससे किसी के लिए अपनी आंखें खोलना असंभव हो गया। यदि उसने पहले से कोई व्यू स्थापित नहीं किया होता, तो संभव था कि इस असामान्य रोशनी ने आसपास के कोर्स छात्रों का ध्यान पहले ही आकर्षित कर लिया होता। लावण्या राठौर ने तुरंत अपने कपड़े उतारे और बाथटब में कूद गई। बाथटब में औषधीय जड़ी बूटियां पहले की तरह ही उत्तेजक थीं और ट्रू फीनिक्स फायर की गर्माहट के बाद पूरा बाथटब घने सफ़ेद धुएं में लिप गया, जो बेहद भयानक लग रहा था। लेकिन अपने पिछले 2 अनुभवों के बाद वह पहले से ही मौजूदा परिदृश्य की आदी हो चुकी थी। वह बाथटब में लेट गई और अपना सिर बाथटब के किनारे टिका दिया, बेहद झुलसाने वाले दर्द का विरोध करने के लिए अपने पूरे दृढ़ संकल्प का उपयोग कर रही थी। लिटिल फीनिक्स पिछली 2 बार की तरह घबराया हुआ नहीं था। ये लावण्या राठौर की अलमारी पर बैठ गया, जबकि वह अपने पसंदीदा भुने हुए लहसुन वाले ड्रमस्टिक आई.आई. को कुतर रहा था और चांदी जैसी सफ़ेद रेशमी पोशाक पर अपने पंजे के तेल के दाग पोंछ रहा था। समय धीरे धीरे बीतता गया। लावण्या राठौर का कसकर सिकोड़ा हुआ माथा धीरे धीरे थोड़ा ढीला हो गया, क्योंकि बाथटब का उबलता हुआ गर्म लाल औषधीय पानी हल्का और हल्का होता गया, अंततः पारदर्शी हो गया। लिटिल फीनिक्स का सिर नीचे की ओर झुकता रहा, क्योंकि वह खर्राटे लेने लगा था। वांग चाय आखिरकार अभी भी अपनी शिशु अवस्था में एक फीनिक्स था और उसे बड़ी मात्रा में नींद की आवश्यकता थी। आधी रात को उसे सच में बहुत थकान महसूस हो रही थी। लेकिन जैसे ही वह सोने वाला था, अचानक बहुत दूर से नहीं बल्कि आसपास से ही एक अवर्णनीय शक्तिशाली दबाव महसूस किया जा सकता था। रीढ़ की हड्डी में घुसने वाली उस कड़कती ठंडक की स्पष्टता ने उसे इतना झकझोर दिया कि वह तुरंत जाग गया, क्योंकि वह कांप उठा और अलमारी से सीधे जमीन पर लगभग गिर ही पड़ा था। उसने अपनी आंखें खोली और सुनहरे किनारों वाले गहरे रंग के लबादे में सजे उस आदमी को देखा जो बगल में खड़ा था। वे खिले हुए नैन भेदने वाले थे और केवल एक नज़र ने ही लिटिल फीनिक्स को डर की लहरें महसूस करा दी। वह बेकाबू होकर कांपने लगा और अपने छोटे पंजों को सिकोड़ने लगा। यह एक ऐसा डर था जो उसके खून की गहराइयों में दौड़ रहा था। रुद्र प्रताप अलमारी की ओर चला और उसने लिटिल फीनिक्स को उसके पंखों से उठा लिया। वांग चाई कांप उठा, क्योंकि उसे अपनी ओर एक अनूठा दबाव आता हुआ महसूस हुआ और वह खुद को एक छोटे से सुंदर लड़के के रूप में बदलने से रोक नहीं पाया। उसने अपने दोनों हाथों से अपना सिर ढका और उसकी कोमल आवाज़ पुकार उठी, मुझे मत मारो, मुझे मत खाओ। मेरा मांस बहुत सख्त है और मैं बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं हूँ।
रुद्र प्रताप का चेहरा गंभीर हो गया, उसे उम्मीद नहीं थी कि यह छोटी सी जान ऐसी बातें कहेगी। वास्तव में उसने पहले ही देख लिया था कि लावण्या राठौर के बगल में ये छोटा लाल पक्षी अपनी शिशु अवस्था में एक जादुई जानवर आया था और यह छोटी सी जान स्पष्ट रूप से उससे बहुत डरी हुई थी। हालांकि वह ये नहीं समझ पाया कि उसकी छोटी लोमड़ियां एक जादुई जानवर पाने के इस कदम तक कैसे पहुंच पाए, लेकिन उसने आगे नहीं पूछा, केवल यही महसूस किया कि उसे लावण्या राठौर के लिए इस रहस्य को बनाए रखना चाहिए। लेकिन उसने खुद स्वीकार किया कि लावण्या राठौर के सामने उसने हमेशा एक सौम्य और देखभाल करने वाला रूप दिखाया था, तो भला उसका आध्यात्मिक पालतू ई उससे क्यों डरेगा। लिटिल फीनिक्स अभी भी जोर जोर से रो रहा था और रुद्र प्रताप ने उस पर एक ठंडी नज़र डाली। बहुत हो गया, चुप रहो। वांगचाई तुरंत ऐसा लगा जैसे वह अपने खोल में फंस गया हो, क्योंकि उसका रोना अचानक बंद हो गया। लेकिन वे पानी से भरी बड़ी आंखें उसे दयनीय तरीके से घूर रही थीं। रुद्र प्रताप को अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी छोटे बच्चे को धमका रहा हो। तुम्हें रोने की अनुमति नहीं है, बाहर जाओ और खुद से खेलो, हमें आकर परेशान मत करना। लिटिल फीनिक्स ने झिझकते हुए लावण्या राठौर को देखा और अंततः अपनी जान बचाने का फैसला करने से पहले उस आदमी पर एक नज़र डाली। महिला शैतान आए, ऐसा नहीं है कि मैं न्याय के पक्ष में खड़ा नहीं होना चाहता, लेकिन यह आदमी बस इतना 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 भयानक है कि इसका विरोध नहीं किया जा सकता। वैसे भी वह आपके चाहने वालों में से एक है, इसलिए वह आपको कुछ नहीं करेगा, इसलिए मैं अब यहाँ नहीं रुकूंगा। लिटिल फीनिक्स अपने दिल में बड़बड़ा रहा था, क्योंकि उसने अपने छोटे पैरों को खिसकाया और दरवाजे की छोटी सी दरार से बाहर भाग गया। रुद्र प्रताप लावण्या राठौर के सामने गया और उसने अपना सिर झुकाकर उसके गोरे नंगे कंधे और पसीने से पूरी तरह भीगे उस चेहरे को गहरी नज़र से निहारते हुए देखा। इससे पहले वह अपने खुद के प्रांगण में रह रहा था, बगल वाली युवा लड़की के बारे में सोच रहा था। कल रात युवा लड़की ने जो शब्द कहे थे वे उसके दिमाग में अटक गए थे और कई विचार उसके दिमाग में कौंध रहे थे, जिससे वह सो नहीं पा रहा था। कल जब उसने वे शब्द सुने थे तो रुद्र प्रताप ने एक बार हार मानने के बारे में सोचा था। अपनी हैसियत और क्षमता के साथ उसे भला कौन सी दूसरी औरत नहीं मिल सकती थी। इतनी सारी शीर्ष प्रतिभाशाली महिलाएं खुद को नीचा दिखाने के लिए तैयार थीं और उसके करीब आने की पहल करती थीं। जब तक वह उन पर एक नज़र डालने को तैयार था, वे खुद को बेहद भाग्यशाली समझती थीं। उसे क्यों और किस कारण से केवल एक ही पेड़ पर फांसी लगाकर मर जाना चाहिए? उस महिला पर समय क्यों बर्बाद करना जिसके दिमाग में पहले से ही कोई और है? लेकिन वह विचार केवल बहुत ही कम समय के लिए ही रहा। पूरी रात चुपचाप लावण्या राठौर को निहारने के बाद अंततः इस महिला को पाने का विचार उस पर हावी हो गया। चाहे ये युवा लड़की किसी को भी पसंद करती हो, वह आदमी उसके बगल में नहीं था, जबकि वह रुद्र प्रताप एकमात्र ऐसा आदमी था जो उसके बगल में रहने और उसकी रक्षा करने में सक्षम था। लेकिन अंत में ये केवल विचार थे और रुद्र प्रताप को अभी भी अपने दिल के अंदर बेचैनी महसूस हो रही थी। यही कारण था कि यद्यपि वह सेलेस्टियल लाइट एकेडमी आई में रुका रहा, लेकिन उसने खुद पहल करके लावण्या राठौर के सामने जाने की कोशिश नहीं की। आज सुबह सुबह प्रधानाचार्य जयंत व्यक्तिगत रूप से उससे मिलने आए, यहाँ तक कि वे सेलेस्टियल लाइट्स एक्ट के एल्डर यश के पोते को भी साथ लाए थे। कहा जाता था कि वह सेलेस्टियल लाइट एकेडमी के मार्शल आर्ट्स स्टेज में नंबर 1 स्थान पर था और काफ़ी समय से उससे मिलने का इंतजार कर रहा था, इसलिए वह कुछ मार्गदर्शन पाने के लिए साथ आया था। खैर, रुद्र प्रताप वैसे ही गुस्से से भरा हुआ था और उसने आते ही उसे हरा दिया। अंत में जब वह मार्शल आर्ट्स स्टेज से निकल रहा था तो उसे अकादमी के कई छात्रों ने घेर लिया था। उसने भीड़ में लावण्या राठौर को भी देखा, लेकिन दुर्भाग्य से न जाने उस युवा लड़की के दिमाग में क्या चल रहा था, उसने उसे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया और मुड़कर वहां से चली गई। रुद्र प्रताप वास्तव में इस छोटी सी जान से पूछने के लिए बहुत बेताब था, ये देखने के लिए कि क्या उसकी अंदरूनी चोटें पूरी तरह से ठीक हो गई हैं। आज वह यहाँ वहाँ भाग रही थी, न जाने किस काम में व्यस्त थी। बहुत अफसोस की बात थी, वह अभी भी अपना रुख नर्म करने का साहस नहीं जुटा सका। प्रधानाचार्य जयंत से ये सुनकर कि लावण्या राठौर को उच्च स्तरीय औषधीय जड़ी बूटियों की आवश्यकता है, उसने आनन फानन में रक्षक मोहित को उसके लिए उन्हें लाने के लिए भेज दिया। उसके बाद रुद्र प्रताप अपने कमरे में बैठा था, कान खड़े किए हुए आए बगल वाले प्रांगण में क्या हो रहा है ये सुनने की कोशिश कर रहा था। साथ ही वह तय कर रहा था कि क्या उसे औषधीय जड़ी बूटियों को पहुंचाने का बहाना बनाकर उस युवा लड़की को अपनी ओर खींचना चाहिए। जैसे ही वह ख्याली पुलाव पका रहा था, अचानक बगल वाले कमरे से एक असामान्य आय का कंपन प्रकट हुआ। इसके अलावा कंपन और भी तेज होता जा रहा था। रुद्र प्रताप तुरंत सतर्क हो गया। सेलेस्टियल लाइट एकेडमी के माहौल में अचानक इस तरह की असामान्य स्थिति पैदा होना निश्चित रूप से सावधान होने वाली बात थी। इसके अलावा यह असामान्य घटना ठीक बगल में हुई थी, उसकी छोटी लोमड़ी उसी प्रांगण में रह रही थी। रुद्र प्रताप अब और शांत नहीं बैठ सका, वह मुड़ा और दरवाजे के बाहर की ओर चल दिया।
लावण्या राठौर द्वारा स्थापित व्यूह को आसानी से तोड़ने के बाद वह चुपके से छोटी लोमड़ी के कमरे में घुस गया, लेकिन उसने वहां क्या देखा, एक अप्रत्याशित और यादगार नज़ारा। एक अद्वितीय सुंदरी एक विशाल बाथटब के सहारे लेटी हुई थी और कंधे के नीचे का उसका शरीर हल्के लाल औषधीय पानी में डूबा हुआ था। हालांकि उसकी गोरी पतली गर्दन, उसके चिकने और नाजुक कंधे और उसकी स्पष्ट कॉलरबोन दिखाई दे रहे थे। कमरे का तापमान बहुत अधिक था और बाथटब के नीचे झुलसाने वाली लपटें स्पष्ट रूप से एक प्रकार की डेवियन फ्लेम आई असामान्य ज्वाला थीं। इस वजह से बाथटब में मौजूद युवा लड़की गर्मी सहन करने में असमर्थ लग रही थी, क्योंकि उसके गुलाबी गाल लाल हो गए थे और उसकी पतली भौहें कसकर सिकुड़ गई थीं, जो देखने में नाजुक लग रही थी, जिससे इस नज़ारे को देखकर कोई भी उस पर प्यार लुटाए बिना नहीं रह सकता था। उसके माथे के कोने से पसीने की एक बूंद टपकी और उसके चेहरे के किनारे की रूपरेखा के साथ चलते हुए ये धीरे धीरे उसकी ठुड्डी तक टपक गई और उसकी गर्दन के साथ धीरे धीरे नीचे बहने लगी। रुद्र प्रताप बाथटब के किनारे खड़ा था और उसकी नज़रें उस दिशा में जाने से खुद को रोक नहीं पाईं जिधर पसीने की बूंद जा रही थी। पसीने की बूंद उसकी कॉलरबोन से फिसलकर उस स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली घाटी आई में जा गिरी। इसके बाद वह औषधीय पानी में गायब हो गई। रुद्र प्रताप ने पछतावे का संकेत दिया, क्योंकि उसके गले की हड्डी ऊपर नीचे हुई। कल रात का दृश्य फिर से उसके दिमाग में आ गया और यह युवा लड़की उसके नीचे लेटी हुई थी, उसकी कमीज आधी उतरी हुई थी, उस घुमावदार शरीर को सहला रही थी। उस तरह की याद ने उसके पूरे शरीर को कड़ा कर दिया, क्योंकि उसे अपने निचले शरीर से एक गर्मी का एहसास हुआ। रुद्र प्रताप ने एक गहरी सांस ली और अपनी कामवासना को दबाने में कामयाब रहा। फिर वह बाथटब के सामने गया। वह थोड़ा झुका और अपना पतला गठीला बड़ा हाथ बाथटब में डालकर औषधीय पानी में डुबो दिया। इतना तीव्र औषधीय स्नान ये पूरी तरह से अग्निगुण आई वाली औषधीय जड़ी बूटियों से बना है। यदि कोई अग्निगुण के साथ उत्कृष्ट जन्मजात प्रतिभा वाला साधक न हो तो केवल इस औषधीय पानी में डूबने से ही उसकी त्वचा छिलकर उतर जाएगी। रुद्र प्रताप की नज़रें उलझन भरी थीं जब उसने आधी बेहोश लावण्या राठौर को देखा। इसके अलावा ये औषधीय स्नान डेवियन फ्लेम आई द्वारा गर्म किया जा रहा है। छोटी सी जान, क्या तुम्हारी जन्मजात प्रतिभा कुछ ज्यादा ही आश्चर्यजनक नहीं है? तुम्हारा शरीर कौन सा रहस्य छिपा रहा है? तुम आखिरकार मुझे अपने बारे में सब कुछ बिना किसी झिझक के कब बताओगी? लावण्या राठौर बाथटब में गतिहीन लेटी हुई थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह उसे कोई जवाब नहीं देने वाली थी। रुद्र प्रताप की उंगलियों ने उसके नाजुक छोटे चेहरे को धीरे से सहलाया और उसे नीचे की ओर खिसकाया। वह नाजुक एहसास एक अच्छी गुणवत्ता वाले रेशम की तरह था, जिसके लिए कोई भी तरस जाए। उसने लावण्या राठौर की पीठ के पीछे जाने से पहले उसके चेहरे का पसीना पोंछा और फिर अपने दोनों हाथों से उसके कंधों को मजबूती से दबाया। छोटी सी जान, ऐसा लगता है कि तुम इस औषधीय स्नान के औषधीय प्रभावों को पूरी तरह से सोखने में असमर्थ हो, इसलिए मैं थोड़ा त्याग करूंगा और तुम्हारी मदद करूंगा। सब कुछ हो जाने के बाद तुम्हें याद रखना होगा, इसके बदले में मुझसे शादी करने का वचन देना होगा। रुद्र प्रताप ने उसे मजबूती से पकड़ लिया, क्योंकि उसकी हथेलियों ने उस कोमल लेकिन लचीले शरीर को महसूस किया और उसका दिल धड़क उठा। उसकी भौहें सिकुड़ गईं, क्योंकि उसे झुंझलाहट के साथ पता चला कि जिस पल उसने इस छोटी सी जान को महसूस किया, उसका आत्मसंयम जिस पर उसे इतना गर्व था, न जाने कहाँ गायब हो गया था। ये लड़की वास्तव में उसकी कमजोरी आई थी। उसने अपनी सांस रोकी और ध्यान केंद्रित किया, जबकि उसकी उंगलियां कस गईं और उसके गोरे कंधों पर एक हल्का लाल निशान छोड़ दिया। उसी समय उसके शरीर में उसकी नाड़ियों की और उसकी हथेलियों के माध्यम से बहने लगी और लावण्या राठौर के शरीर में प्रवेश कर गई। इस बार लावण्या राठौर की प्रगति वास्तव में बिल्कुल भी सुगम नहीं थी। चूंकि उसने लेस देन 9 फीनिक्स ट्रांसफॉर्मेशन ग्रेटर देन आई में दर्ज किए गए प्रगति के चरणों का पालन नहीं किया था, बल्कि प्रवेश परीक्षाओं के दौरान दुर्घटनावश अपने स्तरों को बढ़ा लिया था और इसके कारण उसकी गति बाधित हो गई थी। इस वजह से भले ही उसने इस बार सारी औषधीय जड़ी बूटियां इकट्ठी कर ली थीं, लेकिन उसके शरीर में एक अड़चन पर फंसी हुई लग रही थी, जिसे पार करना संभव नहीं हो रहा था। रुद्र प्रताप के आने से पहले उसने कई बार तीसरे चरण के चौथे स्तर आई के दायरे में जाने का प्रयास किया था, लेकिन सफल नहीं हुई थी। चूंकि उसे बार बार पार करने के प्रयासों के कारण लगातार दुष्परिणाम झेलने पड़े थे, वह महसूस कर सकती थी कि उसकी अपनी नाड़ियां धुंधले रूप से क्षतिग्रस्त हो गई थीं और पल भर के लिए वह न तो आगे बढ़ पा रही थी और न ही पीछे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या उसे हार मान लेनी चाहिए। लेकिन ठीक इसी समय उसे अपने कंधों पर एक वजन महसूस हुआ और इसके बाद कि एक जबरदस्त लहर अचानक उसके शरीर में प्रवेश कर गई। ये बेहद गहन और सम्मोहक, तीक्ष्ण और तीव्र थी, क्योंकि यह तुरंत उसके शरीर की हर एक नाड़ी में फैल गई। जहां तक उस अड़चन की बात थी जिस पर वह फंसी हुई थी, वह भी एक ही झटके में टूट गई। तीसरे चरण का चौथा स्तर। लावण्या राठौर के मुंह से एक धीमी ऊफ की कराह निकली, क्योंकि उसके शरीर में दोलनाई करने लगी और वह सफलतापूर्वक आगे बढ़ गई। इस महत्वपूर्ण अड़चन को पार करने के बाद उसकी प्रगति की प्रक्रिया सुगम होने लगी।
आसपास की आय लगातार उसके द्वारा सोखी जा रही थी क्योंकि औषधीय स्नान का रंग तेजी से हल्का होने लगा था। जहां तक उसके पीछे से आ रही हावी होने वाली और जोरदार की बात है, वह भी बिना किसी रुकावट के उसके शरीर में प्रवेश कर गई, जिससे उसकी प्रगति की गति बढ़ गई। तीसरे चरण का 5वां स्तर, तीसरे चरण का 6ठा स्तर, तीसरे चरण का 7वां स्तर। तीसरे चरण के 7वें स्तर को पार करने के बाद लावण्या राठौर के आय को सोखने की गति धीरे धीरे धीमी हो गई। तीसरे चरण का 8वां स्तर, कछुए की गति से इस स्तर को पार करने के बाद सोखने की गति बहुत धीमी हो गई, ऐसा लग रहा था मानो उसकी प्रगति बिल्कुल रुकने ही वाली हो। लावण्या राठौर चिंतित महसूस कर रही थी। यदि वह तीसरे चरण के 9वें स्तर आई तक नहीं पहुंच पाई तो उसकी प्रगति अभी भी परिपूर्ण नहीं होगी और उसे अपनी प्रगति जारी रखने का एक और मौका खोजने के लिए सामग्री को एक बार फिर से इकट्ठा करने की आवश्यकता होगी। इसके अलावा अगली बार कठिनाई बढ़ जाएगी। उसने अपने शरीर में को प्रेरित किया और अपने डांटियन आई को उत्तेजित करती रही, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। ठीक इसी महत्वपूर्ण क्षण में लावण्या राठौर को महसूस हुआ कि उसके कंधे ढीले पड़ गए हैं। जो ऊर्जा उसे सहारा दे रही थी वह वापस ले ली गई थी और एक पल के लिए उसके शरीर में बहुत कमज़ोर हो गई थी और उसके पास अपनी अड़चन के खिलाफ जाने के लिए और ऊर्जा नहीं बची थी। लावण्या राठौर ने निराशा में अपनी भौहें सिकुड़ीं, लेकिन ठीक इसी पल उसे अचानक अपने होठों पर गर्माहट का एहसास हुआ। एक झुलसाने वाली और नाजुक सी चीज़ उसके होठों पर चिपक गई। वह थोड़ी हाँफने लगी क्योंकि उसने अनजाने में ही अपना सिर हिलाया, इस अजीब एहसास को दूर भगाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन इसके बाद की एक लहर आई जो पहले वाली से कहीं अधिक मजबूत थी। एक ही पल में यह उसके मुंह के रास्ते उसके शरीर में प्रवेश कर गई। इस बार ये पिछली बार की तुलना में 100 गुना अधिक मजबूत थी। मानो भयानक लहरें हों, ऊर्जा का प्रभाव इतना जबरदस्त था कि उसकी आंखों के सामने एक सफ़ेद रोशनी चमक उठी, जिससे वह लगभग बेहोशी हो गई। इतने जोरदार प्रभाव के तहत लावण्या राठौर ने एक ही झटके में आखिरी अड़चन को तोड़ दिया। तीसरे चरण का दायरा 9वां स्तर आया है। उसने अंततः अपनी प्रगति पूरी तरह से पूरी कर ली। लावण्या राठौर अंततः आश्वस्त हो गई थी क्योंकि उसके होठों के कोनों पर एक मुस्कान खिल उठी और वह पूरी तरह से शांत होकर गहरी नींद में सो गई। इस समय उसे इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि वह एक आदमी के सामने पूरी तरह से नग्न लेटी हुई थी, और उस आदमी ने अपना सिर नीचे किया। उसकी सितारों जैसी आंखें आधी बंद थीं और ठंडे पतले होठों का एक जोड़ा बार बार उसके नाजुक होठों को चूम रहा था। उसकी जीभ उसके मुंह में प्रवेश कर रही थी और अधिकारपूर्वक उस छिपी हुई मिठास को खोज रही थी जिसे वह छिपा रही थी। यह महसूस करते हुए कि लावण्या राठौर शांत हो गई है, रुद्र प्रताप अंततः सीधा खड़ा हो गया। उसकी पतली उंगलियां झटकी और बाथटब के नीचे मौजूद डेविएंट फ्लेम आई आसानी से उसकी हथेली में समा गई। ट्रू फीनिक्स फायर आई। इस लड़की को इस तरह की डेविएंट फ्लेम कैसे मिली? ये नंबर 1 डेविएंट फ्लेम है जो पूरे सोरिंग हेवन महाद्वीप आई में बहुत लंबे समय से खो गई थी। वह कुछ देर के लिए गहरे विचारों में खो गया और अपनी सभी उंगलियों को वापस खींच लिया क्योंकि उसने ट्रू फीनिक्स फायर को अपने अंदर सील कर लिया। अगर लिटिल फीनिक्स यहाँ होता तो वह निश्चित रूप से इतना सदमे में आ जाता कि उसका चिकन ड्रमस्टिक आई ज़मीन पर गिर जाता, क्योंकि जब उसने लावण्या राठौर को ट्रू फीनिक्स फायर को वश में करते देखा था तो वह पहले से ही उस बेपरवाह रवैये से सदमे में था। लेकिन रुद्र प्रताप की वर्तमान स्थिति उससे भी अधिक उत्कृष्ट थी। इसके अलावा वह कोई ऐसा साधक ही नहीं था जिसने अग्निगुण आई में महारत हासिल की हो। रुद्र प्रताप द्वारा डेविएंट फ्लेम को रखने के बाद वह मुड़ा और लावण्या राठौर की ओर देखा। पानी को गर्म रखने वाली डेविएंट फ्लेम के बिना बाथटब का पानी जल्दी ही ठंडा हो जाएगा। तब तक अगर ये लड़की अंदर ही सोती रही तो उसे निश्चित रूप से ठंड लग जाएगी। उसने अपना हाथ बाथटब में बढ़ाया और एक हाथ से लावण्या राठौर की पतली कमर को गले लगाया और दूसरे हाथ से उसकी जांघों को उठाया, उसे क्षैतिज रूप से बाथटब से बाहर निकाल लिया। बाथटब में मौजूद युवा लड़की के शरीर पर कुछ नहीं था और जैसे ही आकर्षक और खूबसूरत महिला का शरीर रुद्र प्रताप के सामने आया, उसके शरीर ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। रुद्र प्रताप केवल अपने कदमों को तेज कर सका और उसने बिस्तर तक पहुंचने के लिए 2 से 3 कदम बढ़ाए और लावण्या राठौर को कंबल के अंदर डालकर उसे कसकर लपेट दिया। उसने अपना सिर उठाया और महसूस किया कि उसका गला सूख रहा था और उसके शरीर से गर्मी की लहरें निकल रही थीं। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि यह कमरा अग्निगुण वाले तत्वों से भरा हुआ था जिसकी वजह से यह इतना गर्म था? रुद्र प्रताप ने खुद के लिए बहाने ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी नज़र बेकाबू होकर उस गोरी सफ़ेद गर्दन पर रुक गई जिसे लावण्या राठौर ने कंबल के नीचे से खुला छोड़ दिया था। इससे पहले शालीनता की वह झलक, लावण्या राठौर का गोरा, नाजुक और कोमल शरीर पहले से ही उसके दिमाग में गहराई से छप गया था। वह ये कल्पना करने से खुद को रोक नहीं सका कि उस बर्फ जैसी त्वचा को चूमने का एहसास कैसा होगा। उस युवा लड़की की किस तरह की प्रतिक्रिया होगी।
क्या ये कल रात की तरह होगा जहां उसने पहल करके उसे अपनी बाहों में उलझा लिया था और आज्ञाकारी रूप से उसे आगे की मांग करने की अनुमति दी थी। इस तरह की सोच ने रुद्रप्रताप को और भी अधिक असहज कर दिया। वह आनन फानन में बिस्तर के किनारे से खड़ा हो गया क्योंकि उसने एक गिलास पानी डालने और अपने शरीर से उठ रहे आवेग को थोड़ा कम करने के बारे में सोचा। लेकिन ठीक इसी पल लावण्या राठौर ने अचानक कराहते हुए एक आह भरी एन और इसके बाद कंबल में एक इल्लियाई की तरह सिकुड़ गई। अपने हाथ का उपयोग करके उसने अपनी छाती तक ढके कंबल को नीचे की ओर खींच लिया। रुद्रप्रताप ने बस एक सेकंड के लिए उस पर से नजर हटाई थी और उसने देखा कि कोमल त्वचा के दो हिस्से दिखाई दे रहे थे। वह गोल कोमलता ठीक उसकी आंखों के सामने प्रकट हो गई थी। उसने आनन फानन में अपना हाथ बढ़ाकर लावण्या राठौर के खिंचाव को रोकने की कोशिश की और कंबल को वापस उस पर खींचने का प्रयास किया। लेकिन लावण्या राठौर ने कड़ा संघर्ष किया। बहुत गर्मी है, मुझे कंबल नहीं चाहिए। उसने असंतोष में अपने गुलाबी होंठ सिकुड़े। नहीं, तुम्हें खुद को कंबल से ढकना होगा, अन्यथा क्या तुम मुझे लुभाना चाहती हो? वे दोनों एक गतिरोध में फंस गए थे और उसके इस संघर्ष से रुद्रप्रताप के भीतर एक आग सी भड़क उठी थी, लेकिन दुर्भाग्य से उसने कोई बड़ी हरकत करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि कंबल के नीचे लावण्या राठौर ने कुछ नहीं पहना था। इतनी नाजुकता, इतनी कोमलता और इतना छरहरापन मानो थोड़ा सा भी जोर लगाने पर उसकी कमर आसानी से टूटकर टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। इस ख्याली पुलाव के साथ साथ उस प्रक्रिया में जहां लावण्या राठौर ने संघर्ष किया, उसके वक्ष रुद्रप्रताप की छाती से रगड़ते रहे, एक बार, दो बार, तीन बार। रुद्रप्रताप धीरे धीरे अपनी सोचने समझने की क्षमता ही खो बैठा और उसकी कलाई को पकड़ने की ताकत अचानक बढ़ गई। उसने उसकी दोनों कलाइयों को उसके सिर के ऊपर तकिए पर जोर से दबा दिया। इसके बाद उसने अपना सिर नीचे किया और लावण्या राठौर के होंठों को जोर से चूम लिया। ऐसा लग रहा था मानो इस झुलसाने वाले गर्म चुंबन में कई सालों की एक बहुत बड़ी लालसा आई छिपी हो। उसकी बड़ी हथेलियां जानबूझकर नीचे की ओर गईं क्योंकि उसने उस नर्म, कोमल चीज को सहलाया जो उसे लुभा रही थी। लावण्या राठौर असहज महसूस करने लगी और संघर्ष करती रही, लेकिन उसका हर प्रयास व्यर्थ रहा। आखिरी समय पर रुद्रप्रताप ने अपने आत्मसंयम आई के आखिरी अंश का उपयोग किया क्योंकि उसने बलपूर्वक उसे जाने दिया और जोर से हाँफते हुए उसके ठीक बगल में लेट गया। वह उसे बहुत चाहता था, लेकिन अभी सही समय नहीं था। उसकी लावण्या के दिल में कोई था, लेकिन वह जिस इंसान से प्यार करती थी वह कोई और था, वह नहीं। अगर वह असहाय स्थिति में उसका फायदा उठाता तो उसमें और एक जानवर में क्या अंतर रह जाता। इसके अलावा रुद्रप्रताप को पूरा यकीन था कि अगर वह इस तरह के पल में उसके साथ जबरदस्ती संबंध बनाता तो केवल लावण्या के स्वाभिमान आई के कारण वे शायद हमेशा के लिए एक साथ नहीं रह पाते। रुद्रप्रताप को अपने भीतर के आवेग को शांत करने में बहुत लंबा समय लगा। उसकी बगल में लावण्या राठौर की सांसें धीमी और लंबी हो गईं। जाहिर है कि वह गहरी नींद में सो रही थी। रुद्रप्रताप शुरू में यहाँ रात नहीं बिताना चाहता था, लेकिन उस युवा लड़की की हल्की और धीमी सांसों को सुनने के बाद, उसके शरीर से आ रही हल्की और मनमोहक खुशबू को सूंघते हुए उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं। अगले दिन की सुबह एक तीखी चीख ने कमरे के सन्नाटे को तोड़ दिया। आह! एक युवा लड़की की आवाज़ सुनाई दी और रुद्रप्रताप तुरंत जाग गया। जब उसने अपना सिर उठाया तो उसने लावण्या राठौर के सदमे से भरे भाव देखे। तुम रुद्रप्रताप! ऐसा बहुत कम होता था कि कोई उस आमतौर पर शांत, चतुर, आय और शक्तिशाली युवा लड़की को इस तरह के खोए हुए भाव प्रकट करते हुए देख पाए, और इससे रुद्रप्रताप के होंठ बेकाबू होकर एक मुस्कान में मुड़ गए। ये सही है, यह मैं हूँ, मेरी लावण्या, सुप्रभात। तुम लावण्या राठौर ने झटके से कंबल खींचा और अपनी छाती को ढांक लिया। उसकी तेज सांसों के कारण उसकी छाती वाले हिस्से में लगातार उथल पुथल हो रही थी क्योंकि वह रुद्रप्रताप को गुस्से से घूर रही थी, मानो वह किसी की जान लेना चाहती हो। रुद्रप्रताप जानता था कि उसे हंसना नहीं चाहिए, लेकिन वह खुद को रोक नहीं पाया क्योंकि उसे लगा कि गुस्से से भरी लावण्या बस बहुत ही प्यारी लग रही थी। लावण्या राठौर हैरान होने के साथ साथ गुस्से में भी थी। ऐसा नहीं था कि वह ये नहीं दिखाना चाहती थी कि वह कितनी असहज थी, लेकिन जब वह जागी तो उसने खुद को बिस्तर पर पूरी तरह से नग्न लेटे हुए पाया और उसके बगल में एक आधा नग्न सुंदर आदमी अव्यवस्थित कपड़ों के साथ ठीक उसके बगल में लेटा हुआ था। इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह थी कि उसे वास्तव में एहसास हुआ कि वह उस आदमी की छाती पर एक आज्ञाकारी बिल्ली के बच्चे की तरह लेटी हुई थी और उसका चेहरा उस आदमी की गर्दन पर टिका हुआ था, इतनी अस्पष्ट स्थिति में, वह भी गहरी नींद में। उसकी याद में उसे लगा था कि बिस्तर पर रखा गोल तकिया बेहद आरामदायक था और उसने उसे कसकर गले लगा लिया था। जब वह सुबह उठी तो सच्चाई कुछ ऐसी निकली तो भला वह कितनी शांत और संयमित रह सकती थी। उसके पूरे 2 जन्मों में ये पहली बार था। वह पहले कभी इतनी अपमानित और इतनी शर्मिंदा नहीं हुई थी। रुद्रप्रताप की नज़र उसके चेहरे से गुजरी और बेचैनी से उसकी नंगी त्वचा को देखने लगी। लावण्या, क्या तुम जाग गई हो? कल रात तुम गहरी नींद में थी और मैंने तुम्हें कितना भी पुकारा, मैं तुम्हें जगा नहीं पाया। लावण्या राठौर अकेली नहीं थी जिसने कल रात अच्छी नींद ली थी।
अप्रत्याशित रूप से रुद्रप्रताप भी गहरी नींद में सो गया था। जब से उसे सोल डिटैचमेंट इलनेस आत्मा के वियोग की बीमारी हुई थी, क्योंकि उसकी आत्मा स्थिर नहीं थी, रात में उसकी नींद बेहद कच्ची आई रहती थी। यहाँ तक कि कुछ दिन ऐसे भी थे जब वह बिल्कुल भी नहीं सो पाता था। कल जिस तरह की नींद में वह अनजाने में सो गया था, वैसा पहले कभी नहीं हुआ था। इसके अलावा वह इतनी गहरी नींद में था कि उसने मूल रूप से चुपके से खिसकने का इरादा किया था, लेकिन वह बहुत ज़्यादा सो गया था और जब लावण्या राठौर ने चीखना शुरू किया तब जाकर वह सदमे में जाग गया। लावण्या राठौर ने देखा कि वह क्या देख रहा था और हड़बड़ाहट में उसने कंबल खींचा और अपने शरीर को ढकने की कोशिश की, लेकिन उसने कितनी भी कोशिश की वह ऐसा नहीं कर पाए। जब उसने देखा तो उसे एहसास हुआ कि रुद्रप्रताप कंबल के एक कोने पर लेटा हुआ था। इसके अलावा वह आदमी दुष्टता से मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसने अपनी बाहें उठाईं और माउंट तायाई की तरह स्थिर लेटा रहा। उसकी मजबूत भुजाएं बिस्तर पर पीछे की ओर झुकी हुई थीं, उसकी गठीली छाती एक सुस्ताई भाव के साथ आधी नंगी थी। रुद्रप्रताप, लावण्या राठौर ने खींचा और खींचा, लेकिन 1 इंच भी खिसकने में कामयाब नहीं हुई और उसने गुस्से और शर्मिंदगी में चिल्लाते हुए कहा, तुम क्या कर रहे हो? मेरे बिस्तर से उतरो। रुद्रप्रताप ने तब उसकी हरकतों पर ध्यान दिया और थोड़ा सा खिसका, जिससे लावण्या राठौर कंबल को खींच सकी। लावण्या राठौर ने आनन फानन में खुद को ढका और उसे घूरते हुए पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कल रात। उसे कल रात का दृश्य याद आया और उसका दिल उलझन से भर गया। कल रात मैं स्पष्ट रूप से अपने कमरे में अकेले साधना कर रही थी और मैंने चारों ओर एक व्यू भी स्थापित किया था। तुम अंदर कैसे घुस पाए? हाँ, मेरा आध्यात्मिक पालतू ई कहाँ है? रुद्रप्रताप ने आलस्य से जवाब दिया, तुमने इतने सारे सवाल पूछ लिए, तुम क्या चाहती हो कि मैं सबसे पहले किसका जवाब दूं? लावण्या राठौर ने उसे घूरा, क्या तुम अपने संप्रदाय में किसी टूर्नामेंट में भाग नहीं ले रहे थे? तुम अब यहाँ कैसे आ गए? रुद्रप्रताप ने जवाब दिया, मेरे यहाँ होने का कारण स्वाभाविक रूप से यह है कि मैं यहाँ का एक छात्र हूँ। तुम यहाँ के छात्र हो? लावण्या राठौर ने आश्चर्य से अपनी बाहें उठाईं, लेकिन जल्दी ही याद किया कि कल क्या हुआ था और तुरंत समझ गई कि क्या हुआ था। तुम मुझे मत बताना कि तुम वही हो जिसके बारे में प्रवेश द्वार पर वे तारों जैसी आंखों वाली छात्राएं बात कर रही थी। स्वर्ग और पृथ्वी को हिला देने और भूतों को रुला देने वाला इतना सुंदर अतुलनीय पुरुष देवता वरिष्ठ भाई। रुद्रप्रताप के होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए। वे लड़कियां बस बहुत ज्यादा शोर मचाने वाली हैं, लेकिन उनकी नज़र काफ़ी अच्छी है। मेरे बारे में उनका विवरण सटीक और यथार्थाई दोनों है। लावण्या राठौर अवाक रह गई। तुम क्या तुम्हें इतना आत्ममुग्ध होने की ज़रूरत है? क्या कोई ऐसा है जो इस तरह से खुद की तारीफ करता है? रुद्रप्रताप ने उस पर एक नज़र डाली और असहमति जताते हुए कहा, ये सब सच है तो मैं इसे स्वीकार क्यों नहीं कर सकता? लावण्या राठौर ने उसे घूरा, ठीक है, सच, वाकई यह सच था, लेकिन वह अभी भी बहुत बेशर्म था। रुको, ये एक सेलेस्टियल लाइट अकेडमी आई है, तो तुम यहाँ चुपके से घुसने में कैसे कामयाब हुए? तुमने जाहिर तौर पर प्रवेश परीक्षा नहीं दी है ना? उसने एक और बात सोची। रुद्रप्रताप ने जवाब दिया, अगर मैं इस किसी भी अकादमी में प्रवेश करना चाहता हूं तो क्या मुझे प्रवेश परीक्षा देने की भी ज़रूरत है? लावण्या राठौर ने अपनी पलकें झपकाईं, उसके मुस्कुराते हुए सुंदर चेहरे को देखा और कुछ सोचा। अचानक उसे समझ में आ गया, तुम मुझे पता है, तो तुम वास्तव में सेलेस्टियल लाइट सेक्ट आई के शिष्य हो। कोई अचरज नहीं कि तुम आसानी से अंदर घुसने में सक्षम हो, इसके अलावा अकादमी में सभी से निपटने और ठीक उसके बगल में रहने में भी। रुद्रप्रताप शुरू में उसे चिढ़ाने के लिए सस्पेंस में रखना चाहता था, लेकिन किसे उम्मीद थी कि यह छोटी लोमड़ी इतनी चतुर थी, और उसने तुरंत सही जवाब का अनुमान लगा लिया। उसकी दिलचस्पी तुरंत खत्म हो गई और उसने लावण्या राठौर का गाल खींचने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। लावण्या, जो महिलाएं बहुत ज्यादा चतुर होती हैं वे प्यारी नहीं होती। लावण्या राठौर ने उसके हाथ को झटक दिया और अपनी ठुड्डी उठाते हुए अहंकार से जवाब दिया, मुझे इस बात की जरूरत नहीं है कि तुम्हें मैं प्यारी लगूं। बात को मत घुमाओ, तुमने मुझे जवाब नहीं दिया कि तुम यहाँ क्यों हो। मुझे नहीं लगता कि मैंने तुम्हें अपने प्रांगण में आने की अनुमति दी है। क्या तुम कुछ बुरा करने की सोच रहे थे? रुद्रप्रताप ने चिंतित होकर अपने दुर्भाग्य पर विलाप किया। लावण्या, तुम मुझे फंसा रही हो। कल रात मैंने तुम्हारे कमरे से कुछ शोर आते सुना और इस चिंता में कि कहीं तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया, मैं यहाँ आ गया। अंत में मैंने पाया कि तुम इतनी साहसी हो कि तुम वास्तव में अपने कमरे में अकेले ही अपनी प्रगतियाई कर रही हो। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी रक्षा करने वाले किसी व्यक्ति के बिना अकेले प्रगति करना कितना खतरनाक काम था? अगर कुछ हो जाता तो तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होता। रुद्रप्रताप का लहजा सौम्य था, लेकिन अंत तक आते आते ये धीरे धीरे सख्त हो गया। कल रात उसने जो नज़ारा देखा था उसे याद करके ही अब उसे डर लगने लगा था। एक साधकी की साधना की प्रक्रिया में आगे बढ़ना एक बेहद खतरनाक प्रक्रिया थी। अड़चन को तोड़ने की प्रक्रिया में यदि बाहरी दुनिया से कोई भी गड़बड़ी होती है, भले ही वह कंपन की हल्की सी लहर ही क्यों न हो, तो यह संभवतः नाड़ियों को नुकसान पहुंचा सकती है और गंभीर मामलों में कोई क्यूई विचलन आई का भी शिकार हो सकता है।
भले ही कोई गड़बड़ी न हो, कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है जहां साधक की भीतरी सांस अव्यवस्थित हो सकती है और चोट का कारण बन सकती है। इसलिए जब ज्यादातर साधक प्रगति करते हैं तो उन्हें अपनी रक्षा के लिए किसी की जरूरत होती है। बड़े संप्रदायों में जब रुद्र प्रताप जैसी शीर्ष प्रतिभाएं प्रगति करती हैं तो ये पूरे संप्रदाय के लिए बहुत बड़ी बात होती है और संप्रदाय के कई एल्डर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक साथ नजर रखने में मदद करते हैं। लेकिन अब ये छोटी लोमड़ी इतनी साहसी थी कि वह बिना किसी की सुरक्षा के सीधे आगे बढ़ गई। इसके अलावा यह इतने बड़े अंतर से प्रगति थी कि वह लगातार कई छोटे दायरों को पार कर गई। ये बस अपनी जान को मजाक में लेने जैसा था। ये सोचकर रुद्र प्रताप अब अपने सौम्य भाव को बनाए नहीं रख सका, क्योंकि उसका चेहरा लटक गया और उसकी खिले हुए नैनों में सख्ती की एक झलक थी जो सीधे उस युवा लड़की को घूर रही थी। लावण्या राठौर सुन्न पड़ गई और अचानक उसके भाव बदल गए। जब वह कल प्रगति कर रही थी तो रुद्र प्रताप को सब कुछ पता चल गया था। क्या इसका मतलब यह नहीं था कि यह आदमी पहले से ही जानता था कि उसने तीसरे चरण के तीसरे स्तर आई से तीसरे चरण के 9वें स्तर आई तक प्रगति की है और 6 छोटे दायरों को पार कर लिया है? इस तरह की साधना विधि के बारे में पहले कभी नहीं सुना गया था। अगर उसका राज बाहर आ गया। तुम कल यहाँ कब आए थे? तुमने क्या देखा है? उसकी इतनी चौकस नज़र ने रुद्र प्रताप को और भी अधिक क्रोधित कर दिया। तुम्हें क्या लगता है? ओह, लावण्या राठौर को उस समय समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे। रुद्र प्रताप ने नाखुश होकर कहा, क्या ऐसा तब नहीं था जब तुम उन 6 छोटे दायरों में लगातार प्रगति कर रही थी? लावण्या राठौर सुन्न पड़ गई, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि उसने सच में ये सब देखा होगा और फिर भी बिना किसी हिचकिचाहट के इसे इतनी बेबाकी से कह देगा। वह केवल यही जवाब दे पाई, तुमने सब कुछ देख लिया है। लेकिन मुझसे कारण मत पूछना, क्योंकि अगर तुमने पूछा भी तो मैं तुम्हें जवाब नहीं दूंगी। रुद्र प्रताप की सुंदर खिले हुए नैन उठी। उसने उसे तिरछी नजरों से देखा और हम्फ करते हुए कहा, क्या अभी भी मुझसे कुछ छिपाने की कोशिश कर रही हो? तुम्हें सच में लगता है कि मुझे नहीं पता? तुम्हारे पास एक अत्यंत उत्कृष्ट जन्मजात प्रतिभा वाला शरीर आई है जो 9वें दर्जे आई या उससे ऊपर का है। तुम्हारा शरीर किसी प्रकार के अग्नि गुण आई वाला होना चाहिए। क्या मैं सही हूँ? तुम्हें कैसे पता चला? इस बार लावण्या राठौर पूरी तरह से स्तब्ध थी। उसका फ्लेम स्पिरिट फिजिक EI पूरे सोरिंग हेवन महाद्वीप आई में इकलौता था। कम से कम उसने अपने पिछले जन्म में यह नहीं सुना था कि 9वें दर्जे की प्रतिभा से ज्यादा उत्कृष्ट कुछ और भी हो सकता है। लेकिन अब रुद्र प्रताप ने इसे इतनी आसानी से कम आंका था। रुद्र प्रताप ने जवाब दिया, क्योंकि संयोग से मेरे पास भी उसी प्रकार का जन्मजात प्रतिभा वाला शरीर है। ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार इसे कॉस्मिक ब्लू फिजिक आई कहा जाना चाहिए, जिसका मुख्य गुण गड़गड़ाहट है। दुर्भाग्य से मुझे अपने लिए उपयुक्त कोई साधना विधि कभी नहीं मिल पाए, इसलिए मेरी प्रगति तुम्हारी जितनी तेज नहीं रही है। मैं बता सकता हूं कि न केवल तुम्हारा शरीर विशेष है, बल्कि तुम्हारे पास भगवान के स्तर की अग्निगुण वाली साधना विधि भी है। यही कारण है कि तुम हर बार इतनी तेजी से आगे बढ़ने में सक्षम हो। लावण्या राठौर का मुंह खुला का खुला रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। रुद्र प्रताप ने उसके रहस्य को भांप लिया था और उसने जो कहा वह बिल्कुल वैसा ही था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली खोज ये थी कि रुद्र प्रताप वास्तव में एक शीर्ष दर्जे की जन्मजात प्रतिभा वाला शरीर रखने वाला जीनियस था। क्षणिक सदमे के बाद लावण्या राठौर ने इस आकस्मिक खबर को जल्दी ही स्वीकार कर लिया। रुद्र प्रताप की प्रगति की गति इतनी तेज थी कि उसने माधव प्रताप से भी पहले 7वें स्तर के दायरे में प्रवेश कर लिया था, इसलिए इसे पता चलता था कि उसकी जन्मजात प्रतिभा बेहद असामान्य थी। इसके अलावा उसने स्वेच्छा से अपना रहस्य बता दिया था और लावण्या राठौर की बेचैनी और आशंका को सफलतापूर्वक शांत कर दिया था। इस बार चूंकि वे दोनों एक दूसरे का रहस्य जानते थे तो इसे बराबर होना चाहिए, है ना? लावण्या राठौर हंसी, तो तुम्हारे पास भी शीर्ष स्तर की जन्मजात प्रतिभा वाला शरीर है। कोई अचरज नहीं कि तुम इतने शक्तिशाली हो। तुम्हें मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। तुमने सच में मुझे डराकर मार ही डाला था। उसकी मुस्कान बहुत प्यारी थी, लेकिन रुद्र प्रताप ने अभी भी अपना चेहरा सख्त रखा था और यहाँ तक कि उसके भाव पहले से भी अधिक बदसूरत हो गए थे। तुम अभी भी मुस्कुराने की हिम्मत कर रही हो? तुम लगभग डर के मारे मर ही गई थी। बल्कि मैं वह जो डर के मारे लगभग मर ही गया था। ऐसा लगता है कि मेरी पहले की बातें तुम्हारे कानों में बिल्कुल नहीं गईं। अकेले कमरे में छिपकर तुम प्रगति करने की हिम्मत करती हो, इसके अलावा लगातार कई बार प्रगति करने की। क्या तुम्हारे पास दिमाग है भी या नहीं? या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी बहुत लंबी है? या तुम क्यों विचलन आई का स्वाद चखना चाहती हो? रुद्र प्रताप का लहजा असाधारण रूप से सख्त हो गया था, जो उसके सामान्य सौम्य रवैये से बिल्कुल अलग था। लावण्या राठौर को शायद ही कभी उससे ऐसा सख्त व्यवहार मिला हो और अचानक उसे दुख हुआ, क्योंकि उसने मुंह बनाते हुए कहा, तो तुम मेरे बारे में ऐसी बातें क्यों कहते हो? क्या मुझे नहीं पता कि यह खतरनाक है? लेकिन मुझे अपनी सुरक्षा के लिए कोई भी भरोसेमंद व्यक्ति नहीं मिला।
निश्चित रूप से मुझे सिर्फ इस वजह से प्रगति करने का मौका नहीं छोड़ना चाहिए था, है ना? रुद्र प्रताप ने अपने शरीर को नीचे किया क्योंकि उसके सुंदर चेहरे पर सख्त भाव दिखाई दे रहे थे और वह उसके करीब जा रहा था। लावण्या राठौर ने अवचेतन रूप से अपने छोटे नितंबों को हिलाते हुए पीछे की ओर खिसकने की कोशिश की, लेकिन वह एक रेशम के कीड़े के बच्चे की तरह लिपटी हुई थी, इसलिए वह तेजी से दूर नहीं जा पा रही थी। रुद्र प्रताप ने उसके कंबल का एक कोना दबा दिया जिससे उसका संतुलन बिगड़ गया और वह पीछे की ओर बिस्तर पर गिर गई। हे, तुम क्या करने की सोच रहे हो? एक पुरुष की झुलसाने वाली गर्म सांसें उसकी ओर आईं, जिससे लावण्या राठौर चिंतित हो उठी। रुद्र प्रताप का सुडौल शरीर उसकी ओर दबाव डालते हुए आया और लावण्या राठौर की बोलती बंद हो गई। मेरे और करीब आने की हिम्मत मत करना, रुक जाओ। मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ। वह ये नहीं भूली थी कि कंबल के नीचे उसने बिल्कुल कुछ नहीं पहना हुआ था। रुद्र प्रताप ने उसकी चेतावनी को अनसुना कर दिया। एक मूर्ति की तरह बर्फ जैसा ठंडा चेहरा लिए उसकी नज़रें अप्रत्याशित आई थीं, जिसने लावण्या राठौर के पूरे शरीर को बिस्तर पर चिपके रहने के लिए मजबूर कर दिया और वह जरा सा भी हिलने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। फिर उसने अपनी हरकतें रोकी और अपने शरीर को सहारा देने के लिए अपनी कोहनी का उपयोग करते हुए वह ठीक लावण्या राठौर के ऊपर मंडराने लगा। लेकिन उन दोनों के बीच की दूरी काफ़ी कम थी। लावण्या राठौर स्पष्ट रूप से महसूस कर पा रही थी कि पतले कंबल के बीच उन दोनों की छाती एक दूसरे से दब रही थी और इस तरह की अस्पष्टाई भावना ने उसके शरीर को गर्म करना शुरू कर दिया। उसका पीला चेहरा लाल हो गया। रुद्र प्रताप ने अपना सिर नीचे किया और उसकी सांसें उसके चेहरे पर पड़ीं। याद रखना, अगली बार जब तुम प्रगति करना चाहो तो तुम्हें मुझे बताना होगा और मुझे तुम्हारी रक्षा करने देनी होगी। वैसे भी मैं तुम्हारा राज पहले से ही जानता हूँ, इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है। क्या तुमने सुना? लावण्या राठौर सुन्न पड़ गई। लेकिन ये तुम्हारे लिए बहुत परेशानी भरा होगा। मुझे नहीं पता कि मैं दोबारा कब प्रगति करूंगी। अगर तुम मेरे साथ नहीं हो तो क्या इसका मतलब यह है कि मुझे बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ना चाहिए? ये स्पष्ट रूप से नहीं हो सकता। वो उसकी बात एक अचानक गर्म चुंबन से रुक गई। अगर यह कहा जाए कि जब वे एक दूसरे को जानने ही लगे थे तब रुद्र प्रताप का चुंबन उसकी सहज प्रवृत्ति से आया था, तो अब ये कहा जा सकता है कि उसने बहुत अधिक अनुभव प्राप्त कर लिया था और यह बहुत अधिक इत्मीनान भरा हो गया था। होठों और दांतों के आदान प्रदान के बीच ये स्वेच्छाचारी और फिर भी जोशीला था। जैसे ही लावण्या राठौर की सांसें अस्थिर हुईं, उसने अपना सिर उठाया और थोड़ा पीछे हटा। छोटी लड़की, बेहतर होगा कि तुम मेरी बातों को अच्छी तरह से याद रखो और मेरे धैर्य को चुनौती देने की कोशिश न करो। अगर मुझे पता चला कि जब मैं आसपास नहीं था तब तुमने प्रगति करने की कोशिश की तो मैं निश्चित रूप से तुम्हें सजा दूंगा। लावण्या राठौर ने अपने सूजे हुए लाल होंठ सिकुड़े और उसके लहजे से गुस्सा हो गई। मुझे सजा दोगे? तुम मेरा क्या कर सकते हो? रुद्र प्रताप ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि अपनी गहरी नज़रें उसके होंठों की ओर घुमाईं। लावण्या राठौर ने सहज रूप से अपने होंठ काटे। बेशर्म, तुम्हें लगा कि मैं सजा के तौर पर तुम्हें चूमूंगा? रुद्र प्रताप हल्के से हंसा। क्या उसे गलतफहमी हुई थी? लावण्या राठौर ने सामने खड़े आदमी को घूरते हुए अपना सिर तिरछा किया। कुछ ठीक नहीं था, यहाँ कोई साजिश होनी चाहिए। रुद्र प्रताप की मुस्कान और भी बेलगाम हो गई। मैं चूमूंगा, लेकिन सजा सिर्फ एक चुंबन नहीं होगी। ये कहते हुए उसकी नज़रें उसकी गोरी गर्दन की ओर खिसक गईं। उसकी जीभ ने उसके अपने होठों को फेरा। इस कुटिलाई हरकत ने लावण्या राठौर के पूरे शरीर को कंपा दिया। जानवर, वह अंततः खुद को रोक नहीं पाए और ये शब्द उगल दिए। रुद्र प्रताप ने अपनी भौहें उठाईं। तुम सच में उसी हाथ को काट रही हो जो तुम्हें खिलाता है? क्या तुम भूल गई हो, कल जब तुम प्रगति के बीच में थी और एक अड़चन का सामना करना पड़ा तो किसने तुम्हारी उस चरण को तोड़ने और सफलतापूर्वक आगे बढ़ने में मदद की थी? तुम ये कहने की हिम्मत करती हो कि तुम्हें अपने साथ मेरी ज़रूरत नहीं है? लावण्या राठौर ने अपनी पलकें झपकाईं क्योंकि उसे धुंधला सा याद आया कि जब वह उस बाधा को तोड़ने की कोशिश कर रही थी तो वह वाकई कई बार असफल हुई थी। लेकिन बाद में एक आकस्मिक उसके शरीर में प्रवेश कर गई जिसने उसे सफलतापूर्वक प्रगति करने में सक्षम बनाया। क्या ऐसा हो सकता है कि वह यही आदमी था? एक मिनट रुको, वह आखिरी जो मुंह से आई थी, क्या वह भी? लावण्या राठौर का चेहरा धीरे धीरे और लाल हो गया और रुद्र प्रताप ने शांत और अविचलित तरीके से उसके चेहरे पर बदलते भावों को देखा और भीतर ही भीतर बेहद आनंदित महसूस किया। वह जानता था कि यह छोटी सी जान उसकी मांगों को ठुकराने में असमर्थ थी। रुद्र प्रताप के जाने के बाद लावण्या राठौर ने कंबल पर जोर से मुक्का मारा क्योंकि उसका दिल बेहद परेशान था। आखिर वह इस दुष्ट आदमी से कैसे डर गई और उसकी मांगों को कैसे मान लिया? उसने स्पष्ट रूप से इस आदमी के साथ सीमाएं तय करने का फैसला किया था, लेकिन अब इस तरह की मांग को स्वीकार करना हर बार जब वह प्रगति करना चाहती तो उसे उसकी तलाश करने की ज़रूरत थी। तो क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि वे कभी भी हमेशा के लिए रेखा नहीं खींच पाएंगे? इससे भी अधिक निराशाजनक बात यह थी कि जब उसने कल प्रगति की तो वह पूरी तरह से अप्रस्तुत थी और रुद्र प्रताप ने उसे पूरी तरह से देख लिया था।
इसके अलावा उन दोनों ने पूरी रात एक साथ बिना कपड़ों के बिताई थी। भले ही उन्होंने अनुचित आय होने की सीमा को पार नहीं किया था, लेकिन वह स्पष्ट रूप से माधव प्रताप को पसंद करती थी। ऐसी घटना होने के बाद उसे लगा कि उसने उस व्यक्ति को धोखा दिया है जिसे वह पसंद करती थी। यह एहसास बेहद भयानक था। लावण्या राठौर ने इस पर विचार किया, ये सोचकर कि यह ऐसे नहीं चल सकता। वह एक कामुक आदमी के ठीक बगल में रह रही थी और वह बिल्कुल भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रही थी, इसलिए बेहतर होगा कि वह यहाँ से भाग जाए। लेकिन वह अभी सेलेस्टियल लाइट एकेडमी आई को छोड़ने में सक्षम नहीं थी, और यह जगह रुद्र प्रताप का घर थी, इसलिए वह जो कुछ भी करना चाहता था वह आसानी से किया जा सकता था। इस बार यह वास्तव में बहुत परेशानी भरा था, इसलिए वह केवल एक बार में एक ही कदम उठा सकती थी। लावण्या राठौर थोड़ी देर के लिए इसमें उलझी रही, लेकिन उसने जल्दी ही इसे एक तरफ रख दिया क्योंकि उसने नहाकर कपड़े बदले और बाहर जाने की तैयारी की। लेकिन जैसे ही उसने लापरवाही से अपने कपड़ों के रैक से स्कर्ट उठाए, वह अचानक चौंक गई। उसकी स्कर्ट की सिलवटों पर स्पष्ट रूप से तेल के निशान की कई धारियां छपी हुई थीं। उसका चेहरा तुरंत गुस्से से काला पड़ गया। यह इससे अधिक स्पष्ट नहीं हो सकता था कि यह किसने किया। लावण्या राठौर ने अपने दांत पीसते हुए फुफकारते हुए कहा, वांगचाई, देखो तुमने क्या किया है। बेहतर होगा कि तुम अभी बाहर आ जाओ। मुझे पता है कि तुम बस बाहर ही हो। वह छोटा सुंदर लड़का काफी समय से बगल से झांक रहा था। वह एक आत्मिक शरीर ही था और अपने इस मालिक को बहुत दूर नहीं छोड़ सकता था, इसलिए जब सुबह हुई तो वह वापस उड़ आया। लेकिन चूंकि रुद्र प्रताप हमेशा कमरे में रुका हुआ था, इसलिए उसने खुद को प्रकट करने की हिम्मत नहीं की। अब लावण्या राठौर की गुस्से भरी आवाज सुनकर वह केवल सावधानी से बाहर आ सकता था। अगलाते और लड़खड़ाते हुए बोला, महिलाशय नहीं, बहन, मेरी खूबसूरत बहन, वह कपड़ा वास्तव में एक दुर्घटना थी। दुर्घटना? मैं गलती से उस पर हल्के से रगड़ खा गया था, ये बिल्कुल जानबूझकर नहीं किया गया था। लावण्या राठौर के चेहरे पर बर्फीले भाव थे। उसे गहराई से महसूस हो रहा था कि इस कष्टप्रद बच्चे को सच में शिक्षित करने की आवश्यकता थी। स्कर्ट इतनी रगड़ खा चुकी थी कि यह बिल्कुल सूखी सब्जी की तरह झुरीदार हो गई है। इसे हल्के से रगड़ना कहते हैं। ये स्पष्ट है कि यह जानबूझकर किया गया है। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि न केवल तुमने घर की चीज़ों को नुकसान पहुंचाया, बल्कि तुमने झूठ बोलने की भी हिम्मत की। ऐसा लगता है कि इस बहन ने लंबे समय से तुम्हारे पिछवाड़े पर थप्पड़ नहीं मारा है। छोटे सुंदर लड़के की बड़ी गोल आंखें कई बार घूमी क्योंकि उसके विचार तेजी से दौड़ रहे थे। आखिरकार उसे एक विचार आया क्योंकि उसे अपने लिए एक बिल्कुल नया बहाना मिल गया। तुमने मुझे गलत समझा है। मेरा सच में यह मतलब नहीं था। मैंने कल तुम्हारे आदमी को देखा और बहुत चिंतित हो गया, इसलिए मैं उससे डर गया था, इसलिए ये दुर्घटना से हुआ। तुम मुझे दोष नहीं दे सकती। उसे अचानक इस तरह प्रकट होने के लिए किसने कहा था? उम्मीद के मुताबिक लावण्या राठौर का ध्यान भटक गया। मेरा आदमी क्या? रुद्र प्रताप मेरा आदमी नहीं है। किसने कहा कि वह नहीं है? तुम दोनों इतने अंतरंगी हो कि तुम बिना कपड़ों के एक साथ सो भी रहे थे। तुम्हें लगता है कि इस भगवान को नहीं पता है ताकि तुम मुझे डरा धमका सको। केवल विवाहित पुरुष और महिलाएं ही बिना कपड़ों के एक साथ सो सकते हैं। इसे कहते हैं एक गुप्त प्रेम प्रसंग आया होना। अगर तुम पकड़े गए तो तुम्हें सुअरों के पिंजरे में फेंक दिया जाएगा। जब उसने सुना कि उसने क्या कहा, तो लावण्या राठौर के माथे पर उलझन और हताशा से 3 काली रेखाएं उभर आईं। तुम छोटे बदमाश बच्चे, तुमने ये सब किससे सीखा? और तुम्हें ऐसे शब्द कहाँ से सीखने को मिले? तुम बस मार खाने का इंतजार कर रहे हो। लावण्या राठौर को उसकी यह बात सुनकर थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन उसके चेहरे के भावों को ध्यान से देखने के बाद उसने पाया कि उसका अपराध बोध सच्चा था, इसलिए उसे थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। बहन सुहानी, मैं जानती हूँ कि तुम मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती हो। अतीत में साउथ यू किंगडम आई में जब मैं साधना नहीं कर सकती थी, जब सभी मुझे परेशान करते थे, तो केवल तुमने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया और हमेशा मुझसे मिलने आती थी। ये सब मैं आज भी अपने दिल में रखती हूँ। मैं ये भी जानती हूँ कि सेलेस्टियल लाइट एकेडमी आई में प्रवेश करने के बाद तुम्हें हमेशा परेशान किया गया और तुम्हें ठीक से साधना करने का मौका नहीं मिला। इतने सारे झटके सहने के बाद तुम्हारी मानसिकता थोड़ी बदल गई थी, इसलिए तुम बिना किसी विकल्प के उन लोगों के साथ मिलजुल गईं और ये तुम्हारा वास्तविक इरादा नहीं था। यहाँ तक कहने के बाद उसने चर्चा का विषय बदला। मैं समझ सकती हूँ कि तुम सब एक समूह के रूप में एकजुट हुए हो और तुम उनकी भलाई के लिए सोचते हो, लेकिन क्या केवल दूसरों के खिलाफ साजिश रचने के उन अनुचित इरादों के आधार पर कोई वास्तविक और मजबूत साधकी बन सकता है? साधनाई का मार्ग स्वर्ग के खिलाफ जाना और अपनी नियति से लड़ना है। यदि तुमने शुरुआत से ही अपना न्याय खो दिया है और एक ईमानदार इंसान नहीं बन पाए हो, तो तुम भला बाधाओं को कैसे पार करोगे और खुद पर कैसे जीत हासिल करोगे? लावण्या राठौर की आलोचना सुनकर सुहानी खुद पर और भी अधिक शर्मिंदा हुई। छोटी बहन लावण्या, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मेरी मति मारी गई थी।
ये सोचकर कि उनके साथ रहने से जब मुझे परेशान किया जाएगा तो कम से कम कोई तो मेरे लिए खड़ा होगा। लेकिन मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उनकी सोच इतनी कुटिल होगी और वे खुद को उन्नत करने के लिए साधना का उपयोग करने के बजाय केवल शॉर्टकट लेने के बारे में सोचेंगे। अगर तुमने मुझे ये याद नहीं दिलाया होता तो मैं इसी गलत रास्ते पर चलती रहती। लावण्या राठौर मुस्कुराई। तुम्हें समय रहते सच्चाई का एहसास हो गया? सुहानी ने आनन फानन में पूछा। तो बहन लावण्या, क्या तुमने मुझे माफ़ कर दिया है? लावण्या राठौर ने अपना सिर हिलाया मना किया और सुहानी का दिल जोर से धड़कने लगा क्योंकि वह तुरंत चिंतित हो उठी। लावण्या राठौर की वर्तमान प्रतिष्ठा और रुतबे को एक तरफ रख दें तो भी उनके बचपन की दोस्ती को देखते हुए सुहानी भविष्य में उसकी दुश्मन बनने की कोई उम्मीद नहीं रखती थी। लावण्या राठौर ने उसे कुछ देर के लिए चिंतित रखा और फिर जवाब दिया, मैं तुम्हें दोष नहीं देती, लेकिन अगर तुम दोषी महसूस करती हो तो तुम्हें उस साधना विधि ई का उपयोग करके खुद को ठीक से प्रशिक्षित करना चाहिए जो मैंने तुम्हें उस समय दी थी। यदि तुम 7 दिनों के भीतर अपने कौशल को निखार सको और अपनी खुद की क्षमता के आधार पर उस गुर्गे को हरा सको जिसने तुम लोगों को परेशान किया था, तो मैं तुम्हें वह पाने का एक मौका दूंगी जो तुम चाहती हो। सुहानी एकदम सुन्न पड़ गई। जो वह चाहती थी वह पाना, इसका क्या मतलब था? वह सबसे ज्यादा जो चाहती थी वह निश्चित रूप से उच्च स्तर की साधना विधियों और आई को सीखना था, विभिन्न दायरों के माध्यम से लगातार आगे बढ़ना और कोई ऐसा व्यक्ति बनना था जिस पर उसके रिश्तेदार गर्व कर सकें, एक शीर्ष स्तर की विशेषज्ञ जिसे उसके दुश्मन केवल सिर उठाकर सम्मान से ही देख सकें। क्या छोटी बहन लावण्या वाकई इस इच्छा को पूरा करने में उसकी मदद कर सकती है? ये तो बस असंभव था। यहाँ तक कि सेलेस्टियल लाइट एकेडमी जैसी विशाल जगह ने भी यह गारंटी देने की हिम्मत नहीं की थी कि उनके जैसे साधारण छात्र मजबूत बन सकते हैं। इसके अलावा उसके लिए 7 दिनों के भीतर अर्थ ग्रेड की साधना विधि को निखारना बिल्कुल बेतुकाई था। उस गुंडे को हराने की बात तो छोड़ ही दे जो उनसे सुरक्षा शुल्क लेता था। हालांकि उस आदमी का चरित्र कूड़े से भी बदतर था, लेकिन उसके साधना का दायरा कम नहीं था और वह एक वास्तविक कोर छात्र था। साधारण छात्रों के बीच उसकी रैंक काफ़ी पीछे थी, तो उसे हराना ये कैसे संभव था? लेकिन चूंकि वह दोषी महसूस कर रही थी, हालांकि सुहानी को लावण्या राठौर के शब्दों पर विश्वास नहीं था, लेकिन उसने उसे फटकारा नहीं और केवल यही जवाब दिया, ठीक है छोटी बहन लावण्या, तुमने मुझे जो बताया वह मुझे याद रहेगा। लावण्या राठौर पहले ही समझ चुकी थी कि वह क्या सोच रही थी, लेकिन उसने आगे कुछ नहीं कहा। हर किसी की अपनी किस्मत और भाग्य होता है और उनके अपने लक्ष्य और रास्ते होते हैं। यदि सुहानी खुद मजबूत नहीं बनना चाहती थी और उसमें आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प की कमी थी, तो वह भी उसकी मदद करने का कोई रास्ता नहीं निकाल पाएगी। सुहानी अचानक एक गहरी सोच में चली गई और लावण्या राठौर को मुड़कर जाते देख उसने आनन फानन में उसका पीछा किया। छोटी बहन लावण्या, पहले मैंने सुना था कि तुम्हें कुछ ज़रूरी काम है, तो वह क्या काम था जो तुम्हें करना था? क्या ऐसा कुछ है जिसमें मैं मदद कर सकती हूँ? हालांकि मैं तुम्हारी तरह शक्तिशाली नहीं हूँ, लेकिन आखिरकार मैं अकादमी में 2-3 साल से रह रही हूँ, इसलिए कुछ मामलों में मैं तुमसे ज़्यादा परिचित हूँ। लावण्या राठौर ने सोचा कि शायद ये सही भी है और उसने जवाब दिया, तो फिर मुझे बहन सुहानी को कष्ट देना होगा। मैं प्रोफाउंड वेपन चैम्बर्स और स्क्रिप्चर डिपॉजिटरी आई जाने से पहले अपना पहचान पत्र ई बदलने के लिए कोर छात्र नामांकन केंद्र जाना चाहती हूँ। सुहानी की आंखों में तुरंत ईर्ष्या की एक झलक चमक उठी। छोटी बहन लावण्या, तुम अविश्वसनीय हो। न केवल तुमने कोर छात्रा बनने के लिए अकादमी में प्रवेश किया है, बल्कि तुम्हें साधना विधि और के आदान प्रदान के लिए प्रधानाचार्य की विशेष मंजूरी भी मिली है। तुम सच में किसी को भी ईर्ष्यालु बना सकती हो। मुझे पता है कि ये कुछ जगहें कहाँ हैं, इसलिए मुझे तुम्हें वहां ले जाने दो। लावण्या राठौर ने अपना सिर हिलाया और उसके साथ चल दी। स्कूल की स्थिति से परिचित किसी व्यक्ति के रास्ता दिखाने से उसके मामलों को निपटाने की दक्षता वाकई बढ़ गई थी। कल जड़ी बूटी वाले बगीचे में जो तमाशा हुआ था वह आज नहीं हुआ। जब वे कोर छात्र नामांकन केंद्र पहुंचे तो उसने आसानी से अपना पहचान पत्र बदल लिया। प्रबंध करने वाले शिक्षक आयुष के प्रति बहुत गर्मजोशी से पेश आए, उसकी भलाई के बारे में पूछताछ की और कहा कि अगर उसे स्कूल में कोई समस्या आती है तो वह मदद के लिए उनके पास आ सकती है। इस नज़ारे ने सुहानी को बेहद ईर्ष्यालु बना दिया। छोटी बहन का रुतबा काफ़ी बड़ा है। ये शिक्षक कियान आए आमतौर पर स्कूल में बहुत घमंडी रहते हैं और साधारण छात्रों के प्रति वह हम पर ध्यान भी नहीं देना चाहते, लेकिन मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह तुम्हारी इतनी चापलूसी करेंगे। लावण्या राठौर मुस्कुराए। इसी का मतलब है कि क्षमता से रुतबा तय होता है। ये आए, कड़ी मेहनत करो और तुम्हें भी यही मौका मिलेगा। सुहानी ने अपना सिर हिलाया और एक असहाय भाव दिखाया। अपना पहचान पत्र बदलने के बाद वे दोनों प्रोफाउंड वेपन चैम्बर्स की ओर बढ़ गईं। सेलेस्टियल लाइट एकेडमी का प्रोफाउंड वेपन चैम्बर्स बेहद बड़ा था और इसमें कुल 5 मंजिलें थीं। प्रत्येक मंजिल पर का संबंधित स्तर आई प्रस्तुत किया गया था और सबसे ऊंचा 5वां स्तर आई था।
इसके अलावा प्रोफाउंड वेपन चैम्बर्स के बगल में वह जगह थी जहां सेलेस्टियल लाइट एकेडमी के आर्मामेंट मास्टर्स अपने हथियारों को परिष्कृत करते थे। 10 से अधिक आर्मामेंट रिफाइनिंग रूम एक कतार में खड़े थे और उस क्षेत्र पर कब्जा किए हुए थे जहां सबसे प्रचुर मात्रा में अग्निगुण आई वाली आइक थी, इसलिए इसे देखना ही काफी शानदार था। दूसरे नज़रिए से ये स्पष्ट रूप से सेलेस्टियल लाइट एकेडमी की क्षमता को बता सकता था। जब लावण्या राठौर ने प्रोफाउंड वेपन चैम्बर्स में कदम रखा तो उसने सबसे पहले ली जुएआई को देखा, जो प्रोफाउंड वेपन चैम्बर्स के एक कोने में परिष्कृत करने वाली सामग्रियों को व्यवस्थित कर रही थी। आर्मामेंट मास्टर तांग जिन्हुआ आई की शिष्या के रूप में उसके साथ भी अन्य आर्मामेंट अप्रेंटिस आई जैसा ही व्यवहार किया जाता था और आधिकारिक आर्मामेंट मास्टर्स की सहायिका बनने के लिए उसे हर दिन ड्यूटी रोस्टर पर बारी बारी से काम करना पड़ता था और प्रोफाउंड वेपन चैम्बर्स में सामग्रियों या विभिन्न को व्यवस्थित करने में मदद करनी पड़ती थी। लीजुए ने अपना सिर उठाया और लावण्या राठौर को मुस्कुराते हुए प्रोफाउंड वेपन चैम्बर्स में कदम रखते हुए देखा तो उसके चेहरे के भाव बदल गए। काव्या राठौर आए, तुम यहाँ क्यों हो? केवल अत्यधिक मूल्यवान आर्मामेंट मास्टर्स ही इस प्रोफाउंड वेपन चैम्बर्स जैसी जगह पर आ सकते हैं और तुम्हारे जैसी कोई अशिष्ट और निचले स्तर की इंसान अपनी मर्जी से यहाँ प्रवेश नहीं कर सकती। उसके माथे पर अभी भी पट्टी बंधी हुई थी, इसलिए जाहिर है कि मार्शल आर्ट स्टेज आई में उसे जो चोटें आई थीं वे अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थीं। लावण्या राठौर धीरे धीरे अंदर गई और लीजुए के सामने खड़ी हो गई। ओह, मुझे बहुत खेद है, लेकिन मुझे याद है कि तुम कोई अत्यधिक मूल्यवान आर्मामेंट मास्टर नहीं हो और केवल एक आर्मामेंट अप्रेंटिस हो। अगर केवल आर्मामेंट मास्टर्स ही इस जगह में प्रवेश कर सकते हैं तो क्या तुम्हें यहाँ से तुरंत बाहर नहीं निकल जाना चाहिए? लीजुए ने खुद से गलत बात कहने की उम्मीद नहीं की थी और उसने पहले जो बातें कही थी उन्हें तुरंत वापस उसके ही मुंह पर मार दिया गया था, इसलिए वह बेहद क्रोधित थी। अन्य छात्रों की नज़र में एक आर्मामेंट अप्रेंटिस उच्च पद पर होता था, लेकिन लावण्या राठौर ने उससे बात करने के लिए तिरस्कारपूर्ण लहजे का इस्तेमाल किया था और उसे बिल्कुल भी कोई अहमियत नहीं दी थी। मैं चौथे स्तर आई के आर्मामेंट मास्टर तांग जिन्हुआ की शिष्या हूँ। मुझे तुम्हारे जैसे अवांछित व्यक्ति को प्रोफाउंड वेपन चैम्बर्स से दफा हो जाने के लिए कहने का पूरा अधिकार है। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि तुम तुरंत अपने आप चली जाओ, अन्यथा मैं अकादमी के सुरक्षाकर्मियों को बुलाकर तुम्हें बाहर फिकवा दूंगी। सिर्फ इसलिए खुद पर इतना घमंड मत करो क्योंकि तुम मार्शल आर्ट स्टेज आई में शीर्ष 10 में हो। एक कोर छात्रा, चाहे कितनी भी प्रतापी आई क्यों ना हो, एक आर्मामेंट मास्टर के क्षेत्र में तुम्हें अभी भी तमीज से पेश आना होगा और अपनी पूंछ पैरों के बीच दबानी होगी। लीजुए ने अपने दांत पीसे और अहंकार से अपनी ठुड्डी उठाते हुए गुस्से से लावण्या राठौर को घूरा। लावण्या राठौर जवाब देने ही वाली थी कि तभी उसे अचानक एक आदमी की आवाज़ सुनाई दी, जुए, अशिष्ट मत बनो। इसके तुरंत बाद कदमों की आहट सुनाई दी और एक परिष्कृत आय रूप वाला एक अधेड़ उम्र का आदमी एक आर्मामेंट रिफाइनिंग रूम से आनन फानन में अंदर आया। लीजुए ने अपना सिर घुमाया और तुरंत लावण्या राठौर के बारे में शिकायत करने के लिए उस आदमी की ओर दौड़ी। मास्टर, आप देखिए, वह जानबूझकर प्रोफाउंड वेपन चैम्बर्स में तबाही मचाने आई है और मुझे सामग्रियों को व्यवस्थित करने से रोक रही है। उसे यहाँ से जल्दी जाने के लिए कहिए ताकि वह दूसरे मास्टर्स को भी प्रभावित न करे। उसके मास्टर के अभिवादन को सुनकर लावण्या राठौर ने उस अधेड़ उम्र के आदमी को देखने के लिए अपना सिर एक तरफ झुकाया और उसे एहसास हुआ कि यह इस समय सेलेस्टियल लाइट एकेडमी आई के सबसे बेहतरीन आर्मामेंट मास्टर तांग जिन्हुआ थे। तांग जिन्हुआ ने लीजुए को घूरते हुए कहा, बहुत हो गया, बेवकूफ़ी बंद करो। क्या तुम्हें लगा कि मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी? तुम ही हो जिसने झगड़ा शुरू किया था। जुए के धूर्त और अनियंत्रित चरित्र को लेकर तांग जिन्हुआ के सिर में पहले से ही बेहद दर्द रहता था, लेकिन चूंकि उसके सभी शिष्यों में उसकी जन्मजात प्रतिभा आई सबसे अच्छी थी और महज 17 साल की उम्र में वह जल्द ही आधिकारिक तौर पर पहले स्तर आई की आर्मामेंट मास्टर बनने वाली थी। इसके अलावा उसकी बोली बहुत मीठी थी, इसलिए तांग जिन्हुआ ने हमेशा उसके साथ काफ़ी अच्छा व्यवहार किया था और उसे कड़ी फटकाराई लगाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। लीजुए ने भारी मन से लावण्या राठौर को गुस्से से घूरा, लेकिन अपने मास्टर की बात सुनने के बाद उसने उन्हें जवाब देने की हिम्मत नहीं की और केवल मुड़कर एक कोने की ओर चल दी। लावण्या राठौर को देखकर तांग जिन्हुआ पूरी तरह से मुस्कुरा रहे थे। तुम वह काव्या राठौर हो? हाँ, बुरा नहीं है, वास्तव में बुरा नहीं है। तुम्हारे पास उस साल के अपने पिता का प्रभावशाली रवैया ही है। लावण्या राठौर थोड़ी हैरान थी क्योंकि उसने पूछा, मास्टर तांग, आप? भैरव राठौर और मैं उस साल सेलेस्टियल लाइट एकेडमी में सहपाठी थे और उसने मेरी बहुत मदद की थी। हमारे स्नातक होने के बाद हम कभी नहीं मिल पाए और बाद में मैंने सुना कि वह शादी करने के लिए साउथ यू किंगडम आई में बस गया और यहाँ तक कि उसकी एक बेटी भी है।
मैं उससे मिलना चाहता था और तुम्हें देखना चाहता था, लेकिन मैं कुछ मामलों में फंस गया था और जब तक मैंने वहां जाने का मन बनाया वह अप्रत्याशित रूप से लापता हो गया, तांग जिनहुआ ने समझाया। लावण्या राठौर को अभी एहसास हुआ और वह मुस्कुराई। तो इस मामले में मुझे आपको मार्शल अंकल आई कहकर प्रणाम करना चाहिए, तांग जिनहुआ ने जवाब दिया। मार्शल अंकल कहना बहुत औपचारिक है, बस मुझे अंकल तांग कहो। तुम्हारे पिता के साथ मेरा रिश्ता महज किसी बाहरी व्यक्ति जैसा नहीं है। लीजुए बगल में खड़ी सुन रही थी और जैसे ही उसने उन्हें बातें करते सुना वह इतनी क्रोधित हो गई कि उसने अपने हाथों में मौजूद आर्मामेंट की सामग्रियों को लगभग कुचल ही दिया था। इसका क्या मतलब था? सेलेस्टियल लाइट एकेडमी में उसका सबसे बड़ा समर्थन आई तांग जिनहुआ थे, लेकिन उसके मास्टर वास्तव में इस मनहूस लड़की के साथ इतना अच्छा व्यवहार कर रहे थे और इतने करीब से पेश आ रहे थे, यहाँ तक कि उनकी अपनी सीधी शिष्या से भी बेहतर। क्या बात थी? क्या ये सिर्फ इसलिए नहीं था क्योंकि भैरव राठौर और वे सहपाठी थे? फिर उससे पहले जब वह श्वेता राठौर को तांग जिनहुआ से मिलाने लाई थी तो तांग जिनहुआ इतने जोशीले आए भी नहीं थे। श्वेता राठौर भैरव राठौर की भतीजी थी। उसे कैसे पता चलता कि तांग जिनहुआ ने लावण्या राठौर और भैरव राठौर के बीच केवल खून का रिश्ता ही नहीं देखा था, बल्कि उसके दबंगी तौर तरीके देखे थे जो बिल्कुल भैरव राठौर के समान थे। ये प्रवेश परीक्षाओं और मार्शल आर्ट स्टेज की लड़ाइयों में लावण्या राठौर का उत्कृष्ट प्रदर्शन था जिसने तांग जिनहुआ को उसे एक अलग नजरिए से देखने पर मजबूर कर दिया।